सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में न्याय को परिभाषित करने की दिशा में हमने प्रयास किया था और उस प्रयास को मैं इस पार्ट 2 में आगे ले जा रहा हूं। पिछले लेक्चर में हमने संबंधों को समझने के लिए, परिवार में हार्मोनी के साथ रहने के लिए संबंधों में रहना जरूरी समझा था, और इन संबंधों को समझने में जब हम स्वयं के संबंधों को दूसरे के साथ के संबंधों के या दूसरों के मैं के मेरे मैं के साथ संबंधों की प्रक्रिया में जब समझने की कोशिश किया था तो मुझे 9 भाव नजर आए थे। इन 9 भाव में जो पहला भाव विश्वास था वो फंडामेंटल वैल्यू था। फाउंडेशन वैल्यू भी कहा जाता है ये, फंडामेंटल वैल्यू भी कहा जाता है ये। फिर हमने इसके दूसरे वैल्यू स्नेह को समझा था। स्नेह को समझने के बाद हमने ममता और वात्सल्य को समझा था। ममता और वात्सल्य के समझने के बाद श्रद्धा के बाद हमने कंपटीशन और एक्सेलेंस में अंतर को देखा था, और फिर जो है एक्सेलेंस और स्पेशल में भी अंतर देखा। फिर हमने 2 नए भाव ग्लोरी गौरव और ग्रेटिट्यूड कृतज्ञता को देखा। इस देखने की कड़ी में हम अंतिम भाव प्रेम को देखने चल रहे हैं। प्रेम को कंप्लीट वैल्यू भी कहा जाता है। इस प्रेम को समझने के लिए बड़े प्रेम से साथ रहें और देखें कि यह प्रेम ही सभी 9 भावों में कंप्लीट वैल्यू कहा जाता है। मतलब इसका यह हुआ, जब हम प्रेम की बात करेंगे तो सभी भाव अपने आप ही समाहित हो जाएंगे इसमें, जो चाहे वो फाउंडेशन वैल्यू हो, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव और कृतज्ञता प्रेम के भाव में समाहित हो जाता है। इस प्रेम को समझने के लिए ध्यान से देखें। हम लोग ये अच्छी तरह से जान गए हैं कि मैं और मेरा शरीर अलग है, मेरी आवश्यकता अलग है, शरीर की आवश्यकता अलग है। मैं अपनी आवश्यकता को, इच्छा को जानता हूँ, पहचानता हूँ और उसको भरपूर पूरा करने का पूर्णतया प्रयास करता हूँ। जहाँ मेरी इच्छा, मेरे मैं की इच्छा सुख और समृद्धि की निरंतरता में है, वहीं मेरे शरीर की इच्छा अलग है, जिसकी चर्चा खाना, कपड़ा और सुविधाएं हैं, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। प्रेम को समझने के लिए देखना है, प्रेम को हम किससे देखते हैं। क्या हम मैं का प्रेम मैं से देखते हैं या शरीर से देखते हैं? क्या हम जेंडर को देख के प्रेम करते हैं, उम्र को देख के प्रेम करते हैं, शरीर की बनावट को देख के प्रेम करते हैं, या मेरा प्रेम मैं का मैं से है? तो इस प्रेम को कंप्लीट रूप से समझने के लिए हम कुछ दृष्टांतों का यहाँ सहारा लेंगे। देखें, अगर मेरे अंदर किसी दूसरे के साथ, चाहे स्वयं के मैं के साथ संबंध का भाव नहीं है और किसी दूसरे के मैं के संबंध का भाव नहीं है, अगर ये भाव नहीं है कि मैं सुख और समृद्धि की अवस्था में रहना चाहता हूँ, दूसरा भी वैसा ही चाहता है,
तो हम दोनों एक जैसे हैं, हम दोनों एक संबंध में हैं, और संबंध में ही नहीं, हम एक दूसरे के पूरक भी हैं। अगर ये भाव नहीं है किसी तरह का, अगर मेरे अंदर ये भाव ये नहीं है कि मेरा किसी दूसरे के साथ संबंध नहीं है, तो सबके प्रति हमको हमारे अंदर विरोध का भाव होगा। जब जब मेरे अंदर विरोध का भाव होगा, मैं सुख और समृद्धि की निरंतरता में नहीं रह सकता। कभी मैं सुखी होऊंगा थोड़े क्षण के लिए, फिर दुखी हो जाऊंगा, और जब दुख में जाऊंगा तो सुख में आने का प्रयास करने लगूंगा। लेकिन जब मेरा फीलिंग्स किसी दूसरे एक के मैं के साथ स्थापित हो जाता है, अटैचमेंट बन जाता है, या मेरा मैं कई मैं के साथ संबंध बना लेता है, शरीर का यहां कोई रोल नहीं है। मैं का मैं के से साथ संबंध जब हम जान जाते हैं कि मेरा जैसा मैं है, मेरा जैसी चेतना है, ठीक दूसरे भी व्यक्ति की वैसी ही चेतना है, दोनों की इच्छा एक ही है, दोनों का प्रोग्राम एक ही है, दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि सामने वाला मेरा संबंधी है। जब मैं सामने वाले के मैं को या एक से ज्यादा लोगों के मैं को अपना संबंधी मान लेता हूं, तब मेरे अंदर स्नेह का भाव होता है। और जब मैं यही भाव सारे मानव के साथ हो जाए कि सारे के सारे लोग हैं, सब मेरे संबंधी हैं, तब प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। स्नेह का जो बड़ा रूप है, जो यूनिवर्सलिटी है, जो सार्वभौमिकता है, जो सभी के साथ है, वह सभी के साथ प्रेम के रूप में है। स्नेह जो होता है दूसरे को संबंधी के रूप में स्वीकारने का भाव है। जब ये दूसरे के मैं को संबंधों में स्वीकारने का भाव आ जाता है, तो विश्वास और सम्मान का भाव तो स्वयं ही जनरेट हो जाता है, स्वयं ही पैदा हो जाता है। द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू द अदर, एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर्स एज वंस रिलेटिव, तब यह स्नेह का भाव है। दूसरों को संबंधी के रूप में स्वीकारने का भाव, यह स्नेह होता है। इस स्नेह को आगे लेके चलते हैं। जब हम हरेक को के मैं को संबंधी के रूप में स्वीकारने का भाव ला लेते हैं, ये एक ऐसा भाव है कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब है। ऐसा करते वक्त मुझे शरीर ध्यान में नहीं आता, शरीर का रूप ध्यान में नहीं आता, जेंडर लिंग ध्यान में नहीं आता, पुरुष है, महिला है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, काला है, गोरा है, इन शरीर के भाव को देख के नहीं, इस भाव को देख के जब ऐसा मेरे अंदर भाव हो जाता है, जब मैं पूर्णता में पहुंच जाता हूं, पूर्णता में विलीन हो जाता हूं, पूर्णता में ही तैरने लगता हूं, हर एक मानव में संबंधी का भाव देखने लगता हूं, संबंध के भाव को देख पाता हूं। ऐसा देखते हुए मैं सहज स्वीकृति के रेफरेंस को नहीं छोड़ता हूं। ऐसी स्थिति में जब हर एक को संबंधी के रूप में स्वीकार करने का भाव आ जाता है, तो यह प्रेम का भाव होता है। एक का एक के साथ
एक तो स्नेह है। इट ऑल स्टार्ट्स विथ आइडेंटिफाई दैट वन इज रिलेटेड टू अदर ह्यूमन बीइंग इज अफेक्शन, स्नेह, एंड इट स्लोली एक्सपैंड टू द फीलिंग्स ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑफ मदर अर्थ, not only the mother earth, available anywhere in any planet in the universe. ब्रह्मांड में कहीं भी मानव हो, अगर सब मेरे जैसे हैं, सबके ऐसे भाव हैं, एवरी यूनिट ऑफ मैन, ऑल मैन बीइंग एंड देन टू ऑल, ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ नेचर, ह्यूमन बीइंग एज वेल एज अदर यूनिट, आदमी के ही साथ नहीं, सबके साथ। तो जब सबके साथ मैं कहता हूं तो परिवार के साथ, समाज के साथ और प्रकृति के साथ जब ऐसा भाव मेरे अंदर पैदा हो जाता है, जब ऐसा भाव होता है तो मुझे रूप, रंग, लिंग ये नहीं दिखाई देता। तब जब मेरे अंदर प्रेम का भाव पैदा होता है तो प्रेम के भाव को मैं दया के रूप में प्रदर्शित करता हूं, काइंडनेस कृपा के रूप में, कंपैशन करुणा के रूप में। जो दया, कृपा और करुणा है यह कब पैदा होता है? जब मुझे प्रेम का भाव पैदा हो। प्रेम स्त्री पुरुष का नहीं है जो आप देख के करते हैं, प्रेम पुरुष का पुरुष से, स्त्री के स्त्री से, स्त्री का पुरुष से, पुरुष का स्त्री से, रूप, रंग, गंध देख के। शरीर की आवश्यकताएं हो सकती हैं, लेकिन मेरी मैं की आवश्यकता नहीं है ये। जब मैं सबको एक समान रूप से, जड़, चेतन, जीव, निर्जीव, सबकी अपनी जरूरतें हैं, इस तरह सब और सभी इस ब्रह्मांड में व्यक्तियों को सब मेरे जैसे हैं, सबकी आवश्यकता एक है, सबके शरीर की आवश्यकता एक तरह की है, पोषण की आवश्यकता है, कैसा हो, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की, सुविधाओं की जो जरूरत पड़े। तो जब ऐसे भाव पैदा होता है तब मेरे अंदर दया, कृपा और करुणा, काइंडनेस, बेनिफिशियंस एंड कॉम्पेशन, these three quality produces. The feeling is for all and it is expressed in those in the contact, जो भी कांटेक्ट में हो, सबके साथ दया, कृपा और करुणा का भाव अगर पैदा होता है, दया, कृपा और करुणा का भाव पैदा होता है, तब हम कहते हैं कि प्रेम का भाव मेरे अंदर जनरेट हुआ है। तभी द फीलिंग ऑफ लव इज द फाउंडेशन ऑफ अनडिवाइडेड सोसाइटी। ये जो प्रेम की अनुभूति है, यही अखंड समाज का नींव है, अखंड समाज की आधारशिला है। यहीं से अखंड समाज को की कल्पना हम शुरू कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर प्रेम का भाव जनरेट नहीं हुआ है, पैदा नहीं हुआ है, हम सारे भावों को, सारे सत्य को हमने वेरीफाई नहीं किया है, नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे, सहज स्वीकृति के आधार पे जांचा परखा नहीं है। हम आज भी प्री कंडीशनिंग में जी रहे हैं, आज हम मान्यताओं में जी रहे हैं, अंधविश्वासों में जी रहे हैं, डूज और डोंट डूज की फिलॉसफी में जी रहे हैं। ऐसा जीते हुए हम प्रेम के संपूर्ण भाव को नहीं पहचान पाएंगे हैं। तो ऐसा करते हुए
हम दया, कृपा और करुणा के भाव को नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे। मेरे अंदर एक्सप्रेस, मेरे कर्मों के द्वारा एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। संबंधों में प्रायोरिटी क्या है? व्हाट इज द प्रायोरिटी? ये प्रायोरिटी पे क्या रखें, प्राथमिकता पे क्या रखें? सही समझ और सही फीलिंग, जो मेरे मैं की आवश्यकता है। सही समझ मतलब क्या? राइट अंडरस्टैंडिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन नेचुरल एक्सेप्टेंस, वह समझ जो सहज स्वीकृति के आधार पे है। और सहज स्वीकृति क्या है? जो सबको सुख दे। मेरा सुख, इनका सुख, इनका सुख, उनका सुख बटा नहीं होना चाहिए, एक ही यूनिवर्सलिटी पे। और अगर यूनिवर्सलिटी, नेचुरल एक्सेप्टेंस पे मेरी राइट अंडरस्टैंडिंग है और सभी नव भाव हैं, तो ये मेरी आवश्यकता है, मेरी मतलब मैं की, जीवन की, चेतना की। शरीर की आवश्यकता तो केवल और केवल सुविधाएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और विलासिता की वस्तुएं। यह तो शरीर की आवश्यकता है। बढ़िया कपड़ा पहना हुआ है, सुंदर शरीर है, चेहरा अच्छा है, आप आकर्षित हो गए। क्या वैसा ही आकर्षण जैसा दूसरे के प्रति होता है, क्या वही आकर्षण, वही प्रेम, उसी तरह का भाव क्या माँ के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, पिता के साथ और संबंधियों के साथ होता है? अगर ऐसा होता है, जो भाव प्रेमिका के साथ होता है, अगर वही भाव माँ के साथ, बहन के साथ, तब तो वो प्रेम है, नहीं तो वासना है। जो आज की युवा पीढ़ी जिन तरफ, या कोई भी, हम युवा पीढ़ी को ही क्यों दोषते? सभी आयु वर्गों में जो शरीर के प्रति आकर्षण है और जो प्रेम प्रदर्शित है, वह प्रेम का भाव नहीं है। अगर वो प्रेम का भाव होता तो वैसा ही भाव माँ के साथ, बेटे के साथ, बेटी के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, या जितने मैं हैं इस ब्रह्मांड में, सबके साथ होता। शरीर की आवश्यकताएं अलग हैं, लेकिन मैं की आवश्यकता शरीर की आवश्यकता नहीं है। जब मैं की आवश्यकता शरीर की आवश्यकता में देखने लगते हैं, तभी हम दिव्य भ्रमित हो जाते हैं। तब हम सही संबंधों में, सही अर्थों में संबंध के भाव को नहीं समझ पाते हैं। और जब हम संबंध के भाव को नहीं समझ पाएंगे, तो मैं नौ भाव, और नौ भाव में जो प्रेम का अंतिम भाव है, जिसको कंप्लीट, संपूर्ण वैल्यू कहा गया, उसको नहीं समझ पाएंगे, नहीं स्थापित कर पाएंगे। जब हम संबंधों की शुरुआत करते हैं, तो हम दूसरों से सही संबंध की अपेक्षा करते हैं, ऐसा करते हैं। एंड वी टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप। हम इन संबंधों को समझने का उत्तरदायित्व भी लेते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि जो सही फीलिंग्स हैं उसको हम दूसरों को एक्सप्रेस करें। हमारी जो फीलिंग्स हैं, जो मेरे अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उसको मैं क्या करूं, दूसरों पे करूं। ये जो भाव हैं, ये वैल्यूज दो तरह के, वैल्यूज मतलब होता है मूल्य, सिद्धांत। ये जो मूल्य हैं, जो स्टेब्लिश्ड वैल्यू हैं, स्थापित जो नौ भाव हैं, वो स्थापित स्टेब्लिश वैल्यू कहे जाते हैं। ये स्टेब्लिश्ड वैल्यू हैं कौन? जरा सा देखें। ये स्टेब्लिश्ड वैल्यू हैं विश्वास,
सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता और प्रेम, ये सारे भाव पैदा होते हैं। ये जो 9 भाव हैं जिसमें प्रेम को हम देख रहे हैं, जब ये भाव आते हैं, जैसे विश्वास हुआ, तो मेरे अंदर सौजन्यता का मूल्य स्थापित हो जाता है। ये एक्सप्रेस्ड वैल्यू जो दिखाई देता है। अब विश्वास तो अंदर होता है, लेकिन जो सामने नजर आता है चेहरे पे, शरीर पे, सौजन्यता है। सम्मान है तो हम आदर का भाव दिखाएंगे, आदर करेंगे। स्नेह है तो कमिटमेंट होगा, निष्ठा होगी। ममता है तो उदारता, वात्सल्य है तो हम सहज हो जाएंगे सबके प्रति, श्रद्धा है तो ओबीडियंट हो जाएंगे, मैं पूज्यता, और जब गौरव है तो सहजता, सरलता आ जाएगी, सिंप्लिसिटी, और जब ग्रेटिट्यूड है, कृतज्ञता, तो सॉफ्टनेस, सौम्यता का एक्सप्रेस्ड वैल्यू, और जब प्रेम है तो अन्यता, आत्मा का परमात्मा में मिलन, स्मॉल यूनिट का बड़े यूनिट के साथ मिलन। जो स्थापित मूल्य है, उस मूल्यों के साथ जो भाव नजर आते हैं, बाहर जो दिखाई देते हैं, हर एक भाव का पर उसको कहते हैं शिष्ट मूल्य या एक्सप्रेस्ड वैल्यूज। और जब ये वैल्यू जनरेट हो जाते हैं, तभी दूसरे भाव हमको नजर आते हैं। ऐसी स्थितियों में जब हम न्याय की बात करते हैं, ये न्याय तब कब, न्याय का राज्य कब स्थापित होगा, जस्टिस का, जब हार्मोनी इन फैमिली में हो। कहां से? फ्रॉम माई फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली। जो पहले हम ये भाव अपने परिवार में करें, अपने परिवार मतलब जहां 3 पीढ़ियां रहती हो, कम से कम मिनिमम 3 जनरेशन लिव्स। जब हम अपने परिवार में संगीत का भाव, सामंजस्यता ला दें, सबके साथ संबंध के भाव में रहें, और ऐसा करते हुए मैं इस विश्व में सारे परिवारों के साथ स्थापित करते हैं अनडिवाइडेड सोसाइटी, फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली। स्वयं के परिवार से विश्व परिवार में कह जाए, तब अखंड समाज, तब न्याय की शुरुआत होती है, तब न्याय की बात होती है, तब न्याय की कल्पना की जा सकती है। जब घर बटे होंगे, गांव बटा होगा, तालुका बटा होगा, प्रदेश बटा होगा, देश बटा होगा और विश्व बटा होगा। ऐसी परिस्थितियों में न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। संबंधों में मेरा का, मेरी स्वयं का, मैं का संबंध, इस संसार में पाए जाने वाले सारे मैं के साथ, सबके साथ मैं देख पाता हूं कि मैं संबंधों के भाव में हूं। अगर ऐसा मैं कर पाता हूं तो मैं जस्टिस की, न्याय की शुरुआत में हूं, और इसकी फीलिंग एक मेरी संबंधों में रहूं, और संबंधों की अनुभूति जो हो मेरा सबके साथ, और इन संबंधों की जो फीलिंग्स है, वो 9 फीलिंग्स जो हैं, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता और प्रेम, सारे भावों को मैं पहचान पाता हूं। पहचानता ही नहीं, उसका निर्वहन भी करता हूं, और पारस्परिक सुख के लिए, की निरंतरता के लिए आगे उसका कार्य करता हूं, उसको इवैल्यूएट भी करता हूं, फुलफिल भी करता हूं, समझता हूं, निर्वाण करता हूं। किसके लिए? किसके अग्रणित होने के लिए? म्यूचुअल हैप्पीनेस, पारस्परिक सुख के। हम अकेले नहीं जी सकते। सारी चीज सुविधाएं हमारे पास हो। कल्पना करें कि आपको ऐसी जगह पे छोड़ दिया जाए
जहां सारी सुविधाएं हो, 100 साल के लिए सारी चीजें दे दी जाएं, क्या रह पाएंगे आप सोचें? बिना संबंधों के जी पाएंगे? कोई भी प्रकृति में न हो। तो ये प्रकृति की हर एलिमेंट हमारे संबंधी हैं। संबंध, ये मत समझिए कि हम संबंध को पहचाने नहीं थे तो संबंध नहीं था। संबंध तो जब से मैं पैदा हुआ तब से सबका संबंध है। बस ये हमारा सारे मैं, मेरे मैं का संबंध सारे मैं के साथ है। बस उसको रियलाइज करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, रियलाइजेशन करने की, वास्तविकता में पहचानने की जरूरत है। जब हम संबंधों को समझ पाएंगे तब संबंधों का जो आधार है मेरे मैं का दूसरे मैं के साथ, उस संबंध को अनुभूति कर पाएंगे। तब हम 9 संबंध, जो ये 9 संबंध थे जिनको मैंने कहा था कि स्थापित मूल्य हैं, इन स्थापित मूल्यों को हम पहचान पाएंगे और पहचान ही नहीं, समझ भी पाएंगे। जब हम समझ पाएंगे तब न्याय की शुरुआत होगी। जस्टिस इन रिलेशनशिप इज अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप। संबंधों में न्याय क्या है? संबंधों की समझ, संबंधों की स्वीकारता। संबंधों में जो न्याय है, फिर से समझे बात आपको, संबंधों में न्याय, संबंधों में न्याय है तभी न्याय है, वरना सारा कागजी है। ये कब है? जब संबंधों की समझ हो, संबंधों की स्वीकार्यता हो, संबंधों के स्थापित 9 वैल्यूज, 9 मूल्य, जो स्थापित मूल्य हैं वो हों, और उसके कारण जो 9 शिष्ट मूल्य हैं, एक्सप्रेस्ड वैल्यू हैं, उनका सही मूल्यांकन हम कर सकें, सही वैल्यूएशन कर सकें, और उस वैल्यूएशन करते हुए उस फीलिंग को हम अनुभूत कर सकें, जिससे हम परस्पर सुख और समृद्धि की भावना की तरफ अग्रसित हो सकें। तब हम न्याय की कल्पना करेंगे, और जब न्याय की कल्पना करेंगे तब हम अपने परिवार से विश्व परिवार की तरफ चलेंगे, और विश्व परिवार से अनडिवाइडेड सोसाइटी, अखंड समाज की तरफ चलेंगे। अखंड समाज की यूनिवर्सलिटी, सार्वभौमिकता को हम स्वीकार कर पाएंगे, समझ पाएंगे और स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा करते हुए देखिए न्याय क्या है। इस न्याय को समझने के लिए ध्यान से देखिए। पहचान है, रिकॉग्निशन, फुलफिलमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप लीडिंग टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। एक मानव का दूसरे मानव के साथ संबंधों की पहचान, संबंधों का निर्वहन और संबंधों का मूल्यांकन ही परस्पर सुख की स्थिति की तरफ ले जाता है। एक सेल्फ का दूसरे सेल्फ की तरफ, E12 evaluation of 1/2. See in this diagram, here is 1. E12 means evaluation of by 1 of 2. Must 1, suppose 2 1 I and 2 I mocked. Self I evaluating self 2. Self 1 evaluating self 2 is denoted by here E12, and self 2 if evaluate 1 it is denoted by E21.
E21. There are 4 types of evaluation. Self I is not only evaluating self too, but he is evaluating himself or herself also. So it is represented E11. पहला आई स्वयं अपने को इवेल्युएट कर रहा है, अपने को पहचान रहा है, निर्वहित कर रहा है और इवेल्युएट कर रहा है। दूसरे को मैं को भी पहचान रहा है। 2 क्रियाएं हुई। दूसरा स्वयं को पहचान रहा है और पहले को भी पहचान रहा है। जब ये चारों कंडीशन E11, E12, E13, E14 आर नेचुरली एक्सेप्टेबल टू बोथ, सहज स्वीकार्य हो, सहज स्वीकृति हो दोनों को, एक का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 2 से और 2 का 1 से, तब जो है बात बन सकती है। किस दिशा में आगे बढ़ने के लिए? न्याय, जस्टिस की दिशा में। अगर E11 है, E11 आई हैव फीलिंग्स ऑफ अपोजिशन, मेरा स्वयं के साथ जो है विरोध की भावना है। दूसरा ही इज अपोज टू मी, दूसरा वो सामने वाला मेरा हर वक्त विरोध करता है। तो 11 ही 21 के बराबर नहीं है और दूसरा भी इसका सही नहीं है। ऐसी स्थितियों में यह भाव नहीं पैदा हो पाएगा जो यहां ऊपर दिखाई दे रहा है। E11 इज इक्वल टू E21 और E22 इज इक्वल टू, जो मेरा स्वयं के साथ भाव हो। बहुत ध्यान से समझे इस बात को। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, दिस मैथमेटिक्स स्पीक्स लॉट। अगर मैं अपने को जिस भाव से देखता हूं, अगर वो भाव, मेरे स्वयं का भाव जो स्वयं के प्रति है, वही दूसरे के साथ है और दूसरे का मेरे प्रति है, तभी न्याय की शुरुआत हो सकती है। देखिए, तब हम जस्टिस की कल्पना कर पाएंगे। जिसका नेसेसरी कंडीशन है ये, तब उसके कंप्लीट होने का कंडीशन ये चारों होंगे। ये किस आधार पे हों? सहज स्वीकृति के आधार पे, तब नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पे। घटना से दूसरे की सहज स्वीकृति नहीं दिखती, केवल करना दिखता है। ध्यान रखिए इस बात को, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। घटना से दूसरे की सहज स्वीकृति नहीं दिखती, केवल करना दिखता है। ध्यान रखें, नॉट गिविंग अदर टू ऑप्शन टू शेयर हिज एवोल्यूशन अबाउट यू। किसी दूसरे को ऐसा करने का मौका मत दें आप। देखिए, थोड़ा सा इस पूरे को समअप कर दें हम। जो विश्वास है नाउ फीलिंग्स में, इसका मतलब होता है, कहा गया है, टू बी एश्योर्ड दैट द अदर इंटेंड्स माई हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड दिस इज द फाउंडेशन वैल्यू एंड रेस्पेक्ट इज right evaluation based on natural acceptance, and next I is complementary to each other. The third feeling is affection, and this affection is acceptance of the other to one's relative. Care is the responsibility and commitment of nurturing and protecting the body of one's relative, whereas the guidance is responsibility and commitment for ensuring right understanding and right feeling in the self of the one's relative. And reverence is acceptance of excellence. Reverence is not competition, whereas glory is acceptance for those who have made efforts for excellence. Gratitude, that is acceptance for those who have made effort for my excellence. And love
प्रेम, द फीलिंग्स ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल, सबके साथ सहज संबंध का भाव। इसीलिए और जब ये भाव पैदा हो जाए तो सारे भाव खुद ही जनरेट हो जाते हैं। इसीलिए इसको कंप्लीट वैल्यू कहा जाता है। इस कंप्लीट वैल्यू में तब हम सुनिश्चित कर पाएंगे टू इंश्योर द राइट अंडरस्टैंडिंग टू लिव विद जस्टिस इन एवरी रिलेशनशिप। तब हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि सभी सही समझ के साथ रहेंगे, संबंधों के साथ न्याय कर पाएंगे। और ये न्याय फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड फैमिली, अपने परिवार से विश्व परिवार की तरफ और विश्व परिवार से अखंड समाज की तरफ। देखें, इस पूरी प्रक्रिया में बड़े गोले में जीने की बात है, जो बार बार कहा गया है। पहले नंबर पे सही समझ, किसमें? सेल्फ में, स्वयं में। अंडरस्टैंडिंग क्या है सही समझ? अंडरस्टैंडिंग हार्मोनी इन इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेचर एंड एग्जिस्टेंस, जो सारी व्याख्या की गई मानव चेतना में जीने के लिए। दूसरा है जस्टिस इन रिलेशनशिप, संबंधों के साथ न्याय। पहले स्वयं के साथ, फिर संबंधों के साथ न्याय, और संबंधों के साथ न्याय करते हुए स्वयं के साथ न्याय, परिवार के साथ न्याय, और तत्पश्चात विश्व परिवार के साथ न्याय। और इसके बाद तब तीसरे नंबर पे पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर विथ नेचर। तब आप अपना और भाग अपनाइए और पार्टिसिपेट करिए लार्जर ऑर्डर में, फ्रॉम फैमिली टू ऑर्डर ऑफ वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर। दिस इज कॉल्ड ह्यूमन कॉन्शियसनेस। और दिस इज जहां दूसरे जस्टिस इन रिलेशनशिप के साथ म्यूचुअल हैप्पीनेस होगा, तहां पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर विथ नेचर। नेचर का यहां मतलब जीव, निर्जीव, मानव को छोड़ के सबके साथ। तब इससे किस चीज का भाव होगा? फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन गोल, जिसके लिए पैदा हुए थे उसका फुलफिलमेंट। अखंड मानव समाज, विश्व समाज, यूनिवर्सलिटी, जिसके लिए आप आए हैं, तब उस चीज को हम समझ पाएंगे। तब न्याय को कायदे से परिभाषित कर पाएंगे। वरना सारा न्याय इसी तरह है, देखना है, जानना है। जानने से कुछ नहीं होगा, समझने से कुछ नहीं होगा, जीने से होगा। इस जानने और समझने के बाद जीना सीखना पड़ेगा। एक बार जीना सीख पाएंगे, चीजों को संस्कृति के आधार पे कर पाएंगे, तो इस चीज को समझ पाएंगे कि न्याय का होगा, क्या होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू यू।